बेपनाह प्यार तुमसे भाग 8 तीसरे दिन। जब अनु राठौर विला पहुंची तो दादी के चेहरे पर मानो जैसे बाहर आ गई हो। दिन भर वो दादी के साथ बातें करती रही। ऑफिस नहीं जा सकती थी क्योंकि ऋषभ ने उसे छुट्टी दिया था। शाम के 5 बज गए। वो अच्छे से तैयार थी। वो बार बार अपने आप को एक नज़र तो ज़रूर ही आईने में देख रही थी। ये बेताबी थी ऋषभ से मिलने की, उसे सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद देने की। वो बार बार घड़ी ही देख रही थी। रात के 9 बज गए। सभी डिनर कर रहे थे। तभी ऋषभ आया और अपना बैग रामू को देते हुए बोला, 1 कप अच्छी सी ब्लैक कॉफ़ी बनाओ। वो बोला, जी भैया जी, बोलकर चला गया। पापा ने ऋषभ की तरफ देखते हुए पूछा, आज बहुत देर कर दी बेटा, आओ हमारे साथ खाना खा लो। वो अपने कोट को उतारते हुए बोला, नहीं पापा, मैं अपने एक क्लाइंट के साथ डिनर करके ही आया हूँ। वो अनुष्का की तरफ देखते हुए बोला, मिस अनुष्का, अगर तुम्हारा डिनर हो जाए तो मुझे लाइब्रेरी में आकर मिलो। वो दादी और माँ को गुड नाइट बोलकर लाइब्रेरी की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद अनु लाइब्रेरी में पहुंची। ऋषभ ने मिस्टर मेहता की फाइल उसे देते हुए कहा, इस फाइल को अच्छे से पढ़ो, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह देखो और अपनी ओपिनियन दो। अनु और ऋषभ की डिस्कशन बहुत देर तक चली। फिर जब ऋषभ की नज़र अचानक घड़ी पर पड़ी तो वो बोला, काफ़ी रात हो गई है, तुम जा सकती हो। अनु उठी और कमरे से बाहर चली गई। फिर उसे याद आया तो वो तुरंत ही कमरे में वापस आई। तब तक ऋषभ टेबल पर पड़ी एक बुक उठाकर देखने लगा। अनु उसके पास जाकर खड़ी हो गई। वो उसे देखकर बोला, क्या हुआ, जाओ सोने। वो बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऋषभ अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखते हुए बोला, इतनी रात में। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। ठीक है, बोलो क्या बात करनी है। वो बोली, आप मेरे परिवार की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी कंपनी में एक मामूली सी सेक्रेटरी हूँ। मेरे परिवार वाले आपको भगवान मान रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप अपने फायदे के बिना कोई काम नहीं करते हैं। तो बताइए, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? आप अपनी दादी की खुशी के लिए या कोई और भी वजह है? माँ कह रही थी कि आप मेरे पापा का भी इलाज करवा रहे हैं। मैं आपको समझ ही नहीं पा रही हूँ। कल तक मेरे मन में जो आपकी छवि थी वो धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आज मेरे सामने जो खड़ा है ये वही है या फिर वक्त ने इसे बदल दिया है। ऋषभ उसकी तरफ मुड़कर देखा और बोला, एक ही बार में इतने सारे सवाल? ये सही है कि इसमें मैं अपना फ़ायदा सोच रहा हूँ और वो तुम्हें कुछ ही दिनों में मैं बता दूंगा। अभी तो 2 दिनों बाद तुम्हारे पापा का ऑपरेशन है तो तुम उस पर ज़्यादा ध्यान दो। अब जा सकती हो, गुड नाइट। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। 2 दिन बाद सभी हॉस्पिटल में खड़े थे। पिंकी भी अपने पति के साथ आई थी। अनु के पापा का ऑपरेशन चल रहा था। अनु बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसकी नज़र बस ओटी पर ही लगी हुई थी। वो कभी अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़ती, कभी तेज कदमों से वो टहलती, कभी अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करती थी। उसका मन घबरा भी रहा था, पर सब ठीक हो जाएगा, वो अपने मन को समझा भी रही थी। तभी डॉक्टर आकर बोले, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आप लोग कुछ घंटों बाद उनसे मिलिएगा, अभी वो बेहोश है। अनु के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी से उछलने लगी। कभी वो पिंकी के गले लगती तो कभी माँ के, और वो अचानक ऋषभ के भी गले लग गई। फिर ध्यान आया तो वो पीछे हट गई। माँ उसे गले लगाकर बोली, अब तेरा बोझ कम हो जाएगा, अब तो तू शादी करेगी ना? वो खुशी से बोली, हाँ माँ, अब मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। फिर मैं ये नौकरी भी छोड़ दूँगी, बस घर पर आराम से बैठूँगी। मैं अपनी इस जीवन के भागदौड़ से थक गई हूँ। लगता है कहीं चैन से कुछ देर बैठ जाऊँ, ऐसी दुनिया में खो जाऊँ जहाँ कोई टेंशन ना हो, जहाँ ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हो। वो बोलते बोलते अपनी माँ के गले से लगकर रोने लगी। ये सब ऋषभ वहीं खड़े खड़े देख और सुन रहा था। वो उसकी मासूमियत को महसूस कर रहा था। उसकी खुशी का एहसास उसको भी हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसके पापा को होश आ गया। सब उससे मिलने अंदर गए। अनु अपने पापा को देखकर खुशी से उनके गले लगकर रोने लगी। वो बोले, अरे पगली, अब तो मैं ठीक हो गया, अब क्यों रो रही है? ऋषभ भी वहीं खड़ा था। अनु के पापा ने ऋषभ को दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। ऋषभ ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अंकल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने ऐसा
कुछ नहीं किया है, ये तो एक मामूली सा ऑपरेशन था जो सक्सेसफुल हो गया। अगर शुक्रिया करना है तो ऊपर वाले का करिए, उनकी मर्जी से सब कुछ हुआ है। थोड़ी देर बाद जब ऋषभ चला गया तो माँ ने अनु से कहा, तू उन लोगों का ध्यान रखना, उन्हें कभी किसी काम के लिए मना नहीं करना। ऋषभ भी बहुत अच्छा लड़का है, तू हमेशा उसका साथ देना, उसके कामों में हाथ बटाना। वो बोली, माँ उस घर में ऋषभ जी को छोड़कर सब बहुत अच्छे हैं। पता नहीं, बस यही मुझे समझ नहीं आते हैं, इनके दिमाग में कब क्या चलता है मैं यही नहीं जान पाती हूँ। ठीक है तो तू जा, तुझे उन लोगों का भी ध्यान रखना है ना। मैं यहाँ तुम्हारे पापा का ध्यान रखूँगी, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन भी कर दूँगी। अभी अनु हॉस्पिटल से निकल ही रही थी कि ऋषभ वहाँ आ गया। वो पूछा, कहाँ जा रही हो अनुष्का? माँ ने भेज दिया कि मैं अपने काम पर चली जाऊँ, तो मैं घर ही जा रही थी, दादी के पास। वो बोला, ठीक है तो चलो, कार में बैठो। वो कार में बैठ गई। अनु खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वो अंदर से बहुत खुश थी। ऋषभ उसे एक नज़र देखकर पूछा, तुम खुश हो? वो मुस्कुराते हुए बोली, शायद इतनी कि मुझे लग रहा है आज मैं नाचूं गाऊं। ऋषभ, तो तुम अब ये जॉब छोड़ दोगी? अनुष्का, हाँ और नहीं तो क्या, बहुत कर ली भागदौड़, अब मैं आराम से बैठूंगी। ऋषभ, पर तुम्हें तो 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट है, फिर तुमने जीवन भर दादी की सेवा करने के लिए भी कहा था। अनु के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। गाड़ी रुक गई। ऋषभ बोला, घर आ गया। अनु ऋषभ को देखती रह गई। ऋषभ गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला गया। जब कुछ दिनों बाद अनुष्का के पापा हॉस्पिटल से घर आए तो उनके पैरों में काफ़ी प्रोग्रेस होने लगी थी। वो धीरे धीरे अपने पैरों को ज़मीन पर रखने लगे थे। ये सब देखकर अनु बहुत खुश थी, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा ऑपरेशन वो अपने पापा का करवा पाएगी और उसके पापा दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। क्योंकि एक आदमी के कमाने से सिर्फ घर चल सकता है, घर की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। अनु बहुत खुश थी और वो सबसे पहले मंदिर गई, वहाँ जाकर प्रसाद चढ़ाई और अपनी मन्नत पूरी की। फिर वो सीधे राठौर विला आई और सभी को प्रसाद देने लगी। दादी हंसते हुए बोली, जा अनु, थोड़ा प्रसाद उस अकरू को भी दे दे, उसका भी दिमाग सही रहेगा। अनु खुशी से प्रसाद का डब्बा लेकर ऋषभ के रूम में गई। ऋषभ को प्रसाद देते हुए बोली, ये मेरे पापा के ठीक होने का प्रसाद है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जितने सारे प्रॉब्लम्स थी वो सब आपने दूर कर दी। अब तो आप बता दीजिए कि आपको मुझसे क्या चाहिए, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ और आज आप जो मांगेंगे वो मैं आपको खुशी खुशी दे दूँगी। फिर वो थोड़ा रुककर बोली, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। ऋषभ एक नज़र उसको देखने लगा। वो बोली, आप मुझसे यही चाहते हैं ना कि मैं हमेशा आपकी दादी की सेवा करती रहूं, उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊं। तो सर, आज ये मेरा वचन है आपको, जब तक आप मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक मैं आपकी दादी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। ऋषभ उसकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी हाथों को पकड़ते हुए करीब आकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी? उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, शायद इतनी कि किसी को भी सुनाई दे दे। वो धीरे से सिर हिलाते हुए बोली, हाँ सोच लो, फिर अपने वादे से मुकरना मत। अपनी रोज की 24 घंटे तो आपको दे ही चुकी हूँ, उन 24 घंटों के बाद और क्या चाहिए आपको, क्योंकि उसके बाद तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। ऋषभ उसकी तरफ झुकते हुए उसके कानों में धीरे से कहता है, सच में बता दूँ मुझे क्या चाहिए? वो अपनी दोनों आंखें बंद करके सिर हाँ में हिलाई। मैं तुम्हारे एक रात पर अपना अधिकार चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो चौंक कर पीछे हट गई और आश्चर्य से ऋषभ को देखने लगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आई मुझसे ऐसे मजाक करते हुए? मुझे आपका ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऋषभ बोला, मैं कभी मजाक नहीं करता, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे सारे एहसानों की कीमत तुम एक रात में ही चुका सकती हो। आप अपने एहसानों की कीमत लगा रहे हैं, मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं बिकने वाली चीज़ नहीं हूँ, मैं जीती जागती इंसान हूँ। तो मैं भी इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं
जो बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ भी कर दूँ। आप हर बार मुझे गलत साबित कर देते हैं। मैं जब आपके बारे में कुछ अच्छा सोचने लगती हूँ, मेरी सोच जब आपके प्रति बदल जाती है, मैं आपके बारे में कुछ अच्छा महसूस करने लगती हूँ, तो आप अपने पहले वाले तेवर में वापस आ जाते हैं। ये तुम्हारे नज़र और नज़रिए का दोष है, वरना मैं कल भी वही था और आज भी वही हूँ। मैं मौसम नहीं जो बदलता रहूँ, मैं पत्थर की लकीर हूँ। और तुमने सुना ही होगा कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते हैं। ये सुनते ही वो कमरे से बाहर जाने लगी। तभी ऋषभ ने कहा, सोचकर जवाब देना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा। वो वहाँ से चली गई। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उनके दिमाग में ऐसी बात भी कैसे आई? मैंने ही इन्हें गलत समझा, ये शुरू से ही ऐसे थे। बस मेरी ही आंखों पर उनकी अच्छाई की पट्टी बंध गई थी कुछ दिनों के लिए। मैं ही बेवकूफ़ थी, पागल थी, जो इन्हें अच्छा समझने की गलती कर बैठी। अब अनुष्का बेचैन और परेशान हो गई। वो गार्डन में चली गई जहाँ दादी पहले से ही फूल तोड़ रही थी। वो घबराहट में सारे फूलों को तोड़कर नीचे गिरा रही थी और पत्तों को टोकरी में रख रही थी। तभी दादी ने उसे देखा और कहा, अरे अनु, तू ये क्या कर रही है? किसके लिए राहों में फूल बिछा रही है? अनुष्का, क्या दादी? दादी, तू सारे फूलों को तोड़कर नीचे गिरा रही है और पत्तों को इकट्ठा कर रही है। उसका ध्यान टूटा और वो घबराकर फूल की जगह कैक्टस के पौधों पर एक झटके में हाथ रख दी। तभी उसके मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकली। दादी जोर से बोली, लग गया ना? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? वो जोर जोर से रामू रामू चिल्लाने लगी। ऋषभ दादी की आवाज़ सुनकर दौड़ा। उसे लगा दादी को कुछ हुआ है। दादी उसे देखकर बोली, देखना, अनु को कांटा लग गया। वो ऋषभ को देखते ही बोली, दादी मैं ठीक हूँ, अभी मैं अपना हाथ साफ कर लेती हूँ। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर बोला, दो, मैं निकाल देता हूँ। वो तुरंत ही अपना हाथ खींचकर पीछे कर ली। नहीं, मैं ठीक हूँ, आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे। ऋषभ, बिना मेरी मदद के कुछ नहीं कर पाओगी। अनुष्का, ये आपकी गलतफहमी है। फिर दादी के कहने पर वो अंदर ड्राइंग रूम में चली गई। ऋषभ लगातार उसे ही देखे जा रहा था। उसकी नज़रें जैसे अनु को चुभ रही थी। वो वहाँ से उठी और बोली, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। थोड़ी देर में वो सबको चाय सर्व करने लगी और जब ऋषभ को चाय देने लगी तो वो उसकी तरफ देखकर बोला, क्या सोचा तुमने? अनु घबराकर चाय का कप वहीं गिरा देती है। दादी उसे देखकर बोली, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो चौंक कर बोली, नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। दादी, अच्छा चल, आज हम कहीं घूमने चलते हैं। मुझे तेरे घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट खरीदनी है और कल तेरे घर तेरे पापा को देखने चलेंगे। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं भी देंगे। दूसरे दिन सुबह सब तैयार हो गए। हम सब तुम्हारे घर चलने को तैयार हो गए हैं। दादी ऋषभ को आवाज़ लगाती है। उससे कहती है, हमें अनु के घर जाना है, क्या तू भी चलेगा हमारे साथ? वो अनु की तरफ देखकर बोला, अगर आप सब चल रहे हैं तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। अनु इधर उधर देख रही थी। वो तैयार हो गया। अनु के मम्मी पापा सबको अचानक से अपने घर पर देखकर बहुत खुश हुए। अनु की माँ खुशी खुशी बोली, आप लोगों को मालूम है आज अनु का जन्मदिन है? सब अनु की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। तुमने हमें बताया नहीं? अनु बोली, मैं सच में भूल गई थी। माँ बोली, मैं इसे बुलाना चाह रही थी पर सोची ये काम में बिजी होगी, पर मैंने इसके लिए खीर बनाई है। अनु अपने पापा के बगल में बैठ गई। सब उसे बधाई दे रहे थे। उसकी माँ बोली, मैं तेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी लाई हूँ, एक बार पहन के तो देख ले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो बोली, माँ मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ। माँ, एक बार अगर पहन लेती तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता। अनु को डांटते हुए दादी बोली, जा अनु, हम भी तो देखे हमारी गुड़िया इस साड़ी में कैसी लगती है। अनुष्का, ठीक है दादी, भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। वो साड़ी पहनकर आई। अनुष्का, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। वो ब्लैक कलर की साड़ी थी। ऋषभ की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो सोचने लगा कि वो अनु से पहली बार जब मिला था तो भी वो ब्लैक साड़ी में ही थी। वो उसे देखता ही रह गया। गोरे रंग पर काले रंग की साड़ी किसी रात की रानी या ख्वाबों की परी से कम नहीं लग रही थी। दादी उसे देखते ही बोली, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। वो शर्माकर चुपचाप अंदर चली गई।
सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। तभी लाइट चली जाती है। ऋषभ मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है। अनु किचन से ही आवाज़ लगाती है, माँ कैंडल कहाँ रखी है? माँ बोली, वहीं ऊपर रखा होगा, ढूंढो। मिला? अच्छा रुको, मैं आती हूँ। तभी ऋषभ ने कहा, आंटी आप यहाँ बैठिए, मैं उसे मोबाइल दिखा देता हूँ। ऋषभ के पापा बोल पड़े, हाँ ये ठीक रहेगा। ऋषभ किचन की तरफ चला गया। वो अंधेरे में कैंडल खोज रही थी कि अचानक ऋषभ उसके पास आ गया और ऊपर रखे एक कैंडल उठाकर अनु को देता है। अनु उसे जलाती है। ऋषभ उसके थोड़ा करीब आकर धीरे से उसे हैप्पी बर्थडे कहता है। वो कुछ नहीं बोलती है। उसने फिर कहा, तो क्या सोचा तुमने? मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो गुस्से से बोली, तो आप सारी ज़िंदगी इंतज़ार ही करते रहिए, मैं आपकी नौकरी छोड़ दूँगी। ऋषभ, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जब तक मैं न चाहूँ तुम मेरा जॉब नहीं छोड़ सकती। अनुष्का, मैं आपका असली चेहरा देख चुकी हूँ। मुझे आपसे नफरत है और मैं आपके बारे में सबको बता दूंगी। जो लोग आपको देवता मान रहे हैं ना, वो भी आपसे नफरत करेंगे। ऋषभ, एक काम करो, चलो अभी ये सारी बातें बाहर चलकर सबको बता दो। उसके बाद तुम्हारे दोनों भाइयों और परिवार का क्या होगा, उसका अंजाम भी सोच लेना। अनुष्का, क्या मतलब है आपका? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ऋषभ, तुम अच्छी तरह जानती हो ऋषभ राठौर कभी धमकी नहीं देता है, जो कहता है वो करके दिखाता है। अनुष्का, आप सच में राक्षस है, बहुत बड़े राक्षस। वो किचन से बाहर चला गया। तभी लाइट भी आ गई। अनु सबके लिए चाय नाश्ता लाई। सब चाय पी रहे थे। तभी अनु की माँ ऋषभ की माँ से कहती है, बहन जी आपका बेटा तो हीरा है, हीरा। हर माँ आपके जैसा ही बेटा चाहती है। पता नहीं हम इसका एहसान कैसे उतारेंगे। इसने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, इतना कि शायद अपना भी बेटा नहीं करता। ऋषभ बोला, आंटी मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, पर अनु मेरी बात नहीं मान रही है। वो इस प्रोजेक्ट पर मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। अनु की चाय अचानक से सरक गई और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। वो लगातार ऋषभ की तरफ देख रही थी। माँ बोली, तू क्यों काम नहीं करना चाहती है ऋषभ के साथ? अरे तुझे तो इन्हें इनकार करना ही नहीं चाहिए। ये हमारी इतनी मदद कर रहे हैं और तू इन्हें मना कर रही है। तभी ऋषभ के पापा राकेश ने कहा, हो सकता है बहन जी इसका मन नहीं मान रहा हो। कोई बात नहीं अनु, तुझे कोई ज़रूरी नहीं है इसकी बात मानने की। माँ बोली, तू ऋषभ का काम करेगी ना बेटा? वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद सब जाने लगे। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।